रूपल की शादी को अभी कुछ दिन हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए थे। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन रूपल अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आ गई और कहने लगी, बहू, यह तुम्हारा ससुराल है। यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई नहीं बैठती हैं। रूपल को बड़ा अजीब लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी है। उसे लगा कि उसने कोई जुर्म कर दिया। अब तो रोज सास का टोकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से रूपल कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी, फिर भी उसकी सास कभी रूपल को पल्ला ठीक करने के लिए कहती, कभी रूपल चार औरतों के बीच में आके बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती और तब तक घूरती जब तक कि रूपल वहाँ से उठ के किचन में नहीं चली जाती। रूपल का कोई भी काम उसकी सास को पसंद नहीं आता। रूपल कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन सास कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती। हद तो तब हो गई जब सास रूपल के आ जाने पे भी टोकने लगी। इधर मत खड़ी हो, उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। रूपल के पति मयंक के एक दोस्त की शादी थी और मयंक को जाना था। रूपल ने सोचा शायद उसे भी जाना होगा, तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली पहन के जाने के लिए। पर सास ने कहा, बहू, हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। रूपल बेबस हो गई। क्या कहती जब पति ही रूपल का साथ नहीं देता। रूपल सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों है। सब कुछ अजीब है। यहाँ अपने से बड़ा कोई भी दिख जाए तो सास सिर के पल्ले को और आगे मुंह तक सरका देती हैं। रूपल को कहीं जाने नहीं दिया जाता था। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही रखती थी। ऐसा लगता वो इंसान नहीं बैल कोल्हू हो, बस खटती रहे। रूपल सोचती, ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता। सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं। सब बड़ों के साथ भी बैठते हैं और अपने पतियों के साथ भी रहते हैं। पर यहाँ मैं तो क्या, कोई छोटा भी बड़ों के सामने बैठता नहीं है। हंसी मजाक की तो बात दूर है। मयंक भी अपनी माँ के सामने रूपल के पास कम बैठता था, उससे बात भी कम करता। रूपल जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। दिन बीतते गए। मयंक को दूसरे शहर में जाना पड़ता था काम के सिलसिले में। कई बार तो मयंक को आए हुए कई दिन हो जाते थे। ससुर थे नहीं और सास ने ही 5 बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह सास को काम मिल गया था, क्योंकि बाबूजी सारे बच्चे जब छोटे थे तभी चल बसे थे। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते और रहते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। मयंक बिचले बेटे जो साथ रहते थे। रूपल काम करके जब भी सुस्ताने बैठती तो उसकी सास फिर से कोई काम कह देती। आने जाने वालों का भी मेला लगा रहता था। रूपल को सब बहुत अजीब लगता था। वो सोचती, अगर शादी ऐसी होती है तो वो कभी शादी नहीं करती। इस बार जब से मयंक शहर गए कई महीने हो गए, बिल्कुल भी नहीं आते थे और फ़ोन करने पर भी फ़ोन नहीं उठाते थे। घर वालों ने पता किया तो पता चला कोई और लड़की है जिसके साथ मयंक ने पहले ही शादी कर रखी थी और एक बच्चा भी है। पर समाज के डर से कुछ नहीं बोला। पर सास को जब पता चला तो रूपल को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता मयंक, बेचारा, तूने ज़्यादा कुछ तो लाई नहीं। सोचा था शादी करके आएगी तो जिंदगी संवर जाएगी,
पर मयंक को ही बाहर काम के लिए जाना पड़ता है। हो गया जाने अनजाने में जो होना था, अब रोना कैसा, कौन सा तुम्हें छोड़ रहा है। रूपल को जब पता लगा तो उसे झटका लगा, वह अंदर से टूट गई। रूपल के सारे सपने और जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसकी माँ सदमे में पागल हो गई और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे। इसलिए रूपल को ससुराल में ही रहने के लिए बोला। भाई और भाभी दोबारा से रूपल की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। रूपल सोच रही थी कि आज क्या मेरा मायके जाने पे भी रोक लग गई। वह मेरा घर नहीं था क्या? क्योंकि रूपल 12वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। रूपल के पास कोई चारा नहीं था। वह ससुराल की इसी काल कोठरी में कैद होकर रह गई। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। आज शादी के कई साल हो गए, पर रूपल की जिंदगी खाली पन्नों की एक बंद किताब की तरह रह गई थी। लोगों की डर की वजह से वह अपने मायके नहीं जाती थी। उसे यह भी पता चला कि सास ने पहले जेठानी को भी तंग किया था, पर नौकरी लगने की वजह से वह चली गई थी, कभी आई नहीं थी। रूपल खुद को बहुत लाचार महसूस करती थी। सोचती अगर उसके माँ बाप ने उसको भी पढ़ाया होता तो वो भी आज अपनी मर्जी की जिंदगी जीती। जिसके भरोसे इस घर में आई, उसने भी बीच मझधार में छोड़ दिया। रूपल सोचती चलो सास खरी खोटी सुनती तो है, लेकिन सर के नीचे छत और 3 समय का खाना और ज़रूरत तो पूरा करती है। कभी कभी महीने 4 महीने में मयंक भी आ जाते हैं। रूपल ने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया है कि वही उसकी ज़िंदगी है। अगर आज रूपल जैसी लड़कियां पढ़ी लिखी होती और उनके पास कोई नौकरी करने का तजुर्बा होता तो रूपल की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। रूपल अपने पैरों पे खड़ी होती। रूपल जैसी कितनी ही लड़कियां समाज में घिनौनी कुरीतियों का शिकार हो जाती हैं और दहेज ना मिलने पर ससुराल और मायका दोनों दुश्मन बन जाते हैं। बाद में कोई मायका अपनी ही बेटी को नहीं रखता जब तक कि बेटी अपने पैरों पर खड़ी ना हो, क्योंकि शादी होने के बाद बहुत कम माँ बाप होते हैं जो बेटी की जिम्मेदारी उठाते हैं। हर कोई यही कहता है, बेटा वही किस्मत थी तुम्हारी, उससे समझौता करो, और बेटी मजबूर हो जाती है। सब सहने पर किसी तजुर्बे के अभाव में बेटी के लिए मुश्किल हो जाता है। कोई उसे अपनाता नहीं है। इसलिए साक्षरता का भी तभी महत्व है जब बेटियों को पढ़ाई लिखाई के साथ उनके खुद के पैरों पर खड़ा होना भी सिखाएं और ऐसे वक्त में अपनी बहन बेटी का साथ दें, उनको अकेला ना छोड़ें। आशा करती हूँ यह कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी।